ओके, तो चैप्टर हमारे पास था चैप्टर नंबर 1, बायोलॉजी का चैप्टर है, प्लांट्स का। और इसका हमने थोड़ा सा इसको हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा हमने इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज उसको आगे बढ़ा रहे थोड़ा सा। ये आपने हमने जो है बायोमास के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एंड वी डिस्कस्ड दैट व्हाट बायोमास एक्चुअली इज, एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था जो कि हमने डिस्कस किया था। चलिए, आज का टॉपिक हमारा जो है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है एनर्जी का, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये वो चीजें होती है, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। इन चीजों की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, खुराक बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इस खुराक में से ये अपने लिए एनर्जी कैसे निकालते हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। फूड तो बन जाता है, खुराक तो बन जाता है, लेकिन उस खुराक में से द प्लांट्स नीड टू गेट द एनर्जी आउट ऑफ दैट फूड। सो हाउ डज द प्लांट नीड, हाउ डज द प्लांट बेसिकली गेट आउट द एनर्जी फ्रॉम द फूड? वो एनर्जी कैसे निकालते हैं, आज हमने इसको डिस्कस करना है। सो लेट्स डिस्कस हाउ द प्लांट गेट द एनर्जी। सो वी नो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन स्टोर एनर्जी, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? फूड है। और फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फूड के अंदर स्टोर एनर्जी प्रेजेंट होती है। सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आल्सो कंटेन द स्टोर एनर्जी, उसमें भी स्टोर एनर्जी प्रेजेंट होती है। नाउ दिस स्टोर एनर्जी बेसिकली दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल रीचेस द सेल्स, जिस सेल्स तक पहुंचते हैं। और जितने भी सेल्स होते हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर, वहां पर इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एंड हाउ डज द एनर्जी रिलीजेस? द एनर्जी इज रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन क्या है भाई? रिस्पायरेशन को हम डिफाइन करते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। यानी रिस्पायरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, फूड की ऑक्सीडेशन है ताकि उसमें से एनर्जी रिलीज हो सके। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब ये होता है कि खुराक में जब ऑक्सीजन शामिल हो जाए, ठीक है, फूड में जब ऑक्सीजन शामिल हो जाए तो ऑक्सीजन क्या करता है? उस फूड को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। और जब वो फूड टूटता है तो उसकी टूटने की वजह से उस फूड में से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, यानी कंप्लीटली अपोजिट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं, और उसकी कॉम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस में होता है। अच्छा, रेस्पिरेशन में इसका अपोजिट होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। सो इट मींस दैट दीज टू प्रोसेस आर कंप्लीटली रिवर्स ऑफ ईच अदर, कंप्लीटली अपोजिट ऑफ ईच अदर, ओके। फोटोसिंथेसिस स्टोर्स एनर्जी एंड रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी। फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर करता है, यानी वो एनर्जी फूड बनाता है। जब वो फूड बनाता है तो उस फूड को स्टोर करता है। और ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेशन क्या करता है? रेस्पिरेशन उस फूड में से एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, एनर्जी निकालता है उसमें से। सो अ प्लांट यूजेस हाफ ऑफ द ग्लूकोज इट मेक टू रिलीज एनर्जी इन रेस्पिरेशन। अब जो ग्लूकोज एक प्लांट ने बनाया होता है उसमें से आधा ग्लूकोज जो है वो प्लांट क्या करता है? वो उसको यूज करता है, यूटिलाइज करता है जब वो एनर्जी को रिलीज करता है, यानी ग्लूकोज को यूज करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ताकि उसमें से एनर्जी रिलीज हो, ठीक है। ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं बाहर से थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के जरिए वो ऑक्सीजन अंदर सेल्स में जाता है। सेल्स में जाने के बाद दैट ऑक्सीजन मीट्स विद ग्लूकोज, वो ग्लूकोज के साथ मिलता है। एंड व्हेनेवर ऑक्सीजन मीट्स द ग्लूकोज, जब भी ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलता है तो क्या होता है? वो ग्लूकोज में से एनर्जी को रिलीज करता है, और फिर वो एनर्जी जो है वो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने वाइटल एक्टिविटीज के लिए। और रिमेनिंग जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, जो हाफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं, प्लांट क्या करता है? प्लांट उसको इस्तेमाल करता है, ठीक है,
और along with that थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मिनरल्स को इस्तेमाल करता है फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर, कि प्लांट ग्रो करे और उसमें अगर कोई वेयर एंड टेयर आए हैं तो वो वेयर एंड टेयर उसके रिकवर हो जाए, वो रिपेयर हो जाए। कहने का मकसद क्या हुआ कि प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। आधा हिस्सा जो है वो रिस्पायरेशन में यूज हो जाता है और रिस्पायरेशन में यूज होकर उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाती है। रिमेनिंग आधा हिस्सा जो होता है वो along with a small amount of minerals ये क्या करते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ में इस्तेमाल होते हैं और प्लांट के रिपेयर में इस्तेमाल होते हैं। अगर प्लांट का कोई पार्ट जो है वो रिपेयर होना है तो इसमें इस्तेमाल होता है। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं जो ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लांट जो ग्रोथ के लिए मॉलिक्यूल इस्तेमाल करता है, ये क्या करता है, ये प्लांट का बायोमास बढ़ाता है। डेफिनेटली आप खुद सोचे, अगर प्लांट ग्रो करता है तो प्लांट के ग्रो करने में क्या बढ़ेगा, प्लांट के ग्रो करने में वो मटेरियल बढ़ेगा जिस मटेरियल से वो प्लांट बना होगा, और जिस मटेरियल से वो प्लांट बना है उस मटेरियल को हम बायोमास कहते हैं। सो जैसे जैसे वो मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे प्लांट का बायोमास भी इंक्रीज करेगा। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो नीचे, दिस रिएक्शन इज ऑफ रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन का रिएक्शन है अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि ये दोनों चीजें जो थी, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो था ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर दोनों कंबाइन हो रहे थे, और इसी कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा था, ये ग्लूकोज बन रहा था और ऑक्सीजन बन रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ग्लूकोज कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ग्लूकोज कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और इसके नतीजे में बन क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, और उसके साथ साथ एनर्जी बन रहा है। एनर्जी किस शक्ल में होती है, एटीपी की शक्ल में होती है। एटीपी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक सेल के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है वो एनर्जी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में होती है, एटीपीज की शक्ल में वो एनर्जी प्रेजेंट होती है एक सेल के अंदर, और फिर वो सेल अपने उस एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, जरा इसकी डायग्राम देखते हैं, थोड़ा वेट कर लो बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा वेट करो, ठीक है। मैं जरा कंपैरिजन दिखा रहा हूँ आप लोगों को रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में, उसके बाद मैं दोबारा से एटीपी के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है, डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट द कंपैरिजन बिटवीन द टू। इनके दरमियान कंपैरिजन देखते हैं कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड द रिस्पायरेशन। ओके, दिस इज बेसिकली अ क्लोरोप्लास्ट और यू कैन से क्लोरोफिल, दिस इज सनलाइट एनर्जी। ठीक है, वी डिस्कस दैट के फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होगा, सनलाइट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, एंड अलोंग विद दैट इसमें क्या रिक्वायर्ड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिक्वायर्ड होगा। सो दीज टू मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टुगेदर इनसाइड दिस क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, और इसी कॉम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें बन जाती है हमारे पास। अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ठीक है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये दोनों चीजें चली जाती है और इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, रिस्पायरेशन हो जाती है इसके अंदर। जब रिस्पायरेशन हो जाती है तो उससे दोबारा क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, सो ये दोनों जो रिएक्शन है ना एक दूसरे के कंप्लीटली रिवर्स रिएक्शन है। आप यहां से देखिए, फ्रॉम हेयर, यहां से लेकर यहां तक जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस चीज का है, ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करके यहां तक जो रिएक्शन दोबारा है ये फिर रिस्पायरेशन का रिएक्शन है। तो यहां से ये चीजें बनती है और इसके रिवर्स से ये चीजें बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है, लेकिन एक रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में, सेल के क्लोरोप्लास्ट में होता है, और दूसरा रिएक्शन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लोरोप्लास्ट को हम सेल का किचन कहते हैं, यानी यहाँ पर फूड बनता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं, यानी यहाँ पर एनर्जी बनती है। तो यहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन हो जाता है। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? अब मैं आपसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, किसी का जो भी क्वेश्चन है ना तो वो अपना क्वेश्चन अभी करे रिगार्डिंग द टॉपिक। कोई भी क्वेश्चन आपका है वो पूछे ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जी सर, पूछे। वो जो पिक्चर थी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वाली, उसमें सर वो 6-6 क्या लिखा था? वो बैलेंसिंग है, यानी आप एक क्वेश्चन को बैलेंस करते हो ना, जब केमिस्ट्री में आप काम करते हो
तो केमिस्ट्री में आपने क्या करना होता है, जो भी केमिकल इक्वेशन होता है उस केमिकल इक्वेशन के बोथ साइड्स को बैलेंस करना होता है, यानी रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को बैलेंस करना होता है। तो उसके लिए वो नंबर्स लगते हैं उसमें कि दोनों साइड बैलेंस हो जाए। जी कोई क्वेश्चन कर रहा था एक बच्चा उससे पहले एटीपी के बारे में? जी सर। अच्छा देखें एटीपी के बारे में। एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसके अंदर फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं, एडेनाइन के मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा ये मॉलिक्यूल जो है, इसका मिसाल ऐसा है कि जैसे आपके जेब में करेंसी हो और उस करेंसी को आप बाजार में ले जाते हो, तो अगर आपको कुछ खरीदना होता है तो आप उस करेंसी को इस्तेमाल करते हो, ठीक है। सिमिलरली एटीपी का मिसाल भी यही है कि अगर एक सेल को एनर्जी चाहिए तो वो क्या करेगा, वो एटीपी को इस्तेमाल करेगा। एटीपी इज द करेंसी ऑफ द सेल, ये सेल का करेंसी है। से कि जब भी सेल को अपनी एनर्जी चाहिए होगी तो सेल ने क्या करना है, इस एटीपी के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करना है। जब सेल एटीपी के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल कर लेता है तो ये एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एनी टाइम, ठीक है। एनी टाइम सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको मिसाल दूं, आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो या आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इस लैपटॉप को या मोबाइल को इस्तेमाल करने के लिए इसके अंदर क्या लगी हुई है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। एक बैटरी लगी हुई है। वो बैटरी क्या करती है, वो बैटरी इस मोबाइल को या आपके लैपटॉप को चार्ज प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, ताकि आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल चल सके, ठीक है। अगर हम इस मोबाइल की बैटरी को या इस लैपटॉप की बैटरी को कंप्लीटली इस्तेमाल कर ले, यूज कर ले, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो एडीपी की मिसाल भी यही डिस्चार्ज बैटरी की है। वो इस सेल के अंदर प्रेजेंट तो होती है, लेकिन जब तक आप उसको चार्ज नहीं करोगे वो काम नहीं करेगी, ठीक है। अब अपने मोबाइल को चार्ज ना करो, उसकी बैटरी अगर डाउन हो जाती है, जब तक आप उसको चार्ज नहीं करोगे वो मोबाइल चलेगा नहीं। सिमिलरली आपके सेल के अंदर जो एडीपी के मॉलिक्यूल्स है, उसकी मिसाल इसी डिस्चार्ज बैटरी की है कि वो सेल में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन वो कोई काम नहीं कर सकते। तो जब आप फूड खाते हो, खुराक खाते हो, तो खुराक खाने के बाद ये जो एडीपी के मॉलिक्यूल्स है ये चार्ज हो जाते हैं, और ये चार्ज होकर क्या बना देते हैं, एटीपी बना देते हैं। नाउ एटीपी क्या है? एटीपी जो है वो आपकी बॉडी की एनर्जी की करेंसी है। आपको जब भी एनर्जी चाहिए आप इस करेंसी को इस्तेमाल करो और आपको क्या मिल जाएगी, आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये एटीपी हर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। पहले ये एडीपी होता है और जब आप फूड खा लेते हो तो फूड खाने के बाद ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एटीपी एक चार्ज बैटरी है और एडीपी जो है वो डिस्चार्ज बैटरी है। डिस्चार्ज बैटरी डिवाइस में प्रेजेंट भी हो लेकिन वो काम नहीं करती जब तक कि उस बैटरी को चार्ज नहीं किया जाता। सो एडीपी काम नहीं करेगा जब तक आप उसको चार्ज ना करो फूड खा के, खुराक खा के, ठीक है। क्लियर है बात? यस सर, थैंक यू। ठीक है, डन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब आ जाते हैं लीव्स पे। लीव्स आप सब जानते हो, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट्स जो होते हैं वो लीव्स के अंदर ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं, यानी क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट के लीव के अंदर, पत्तों के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एलिवेटेड पार्ट ऑफ द प्लांट है जो कि नोड से जो है वो बाहर निकलते हैं। स्टेम के साथ जो नोड लगा हुआ होता है वहां से लीव्स एरोजेनेट होते हैं, वहां से लीव्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। हमने लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है और ये देखना है कि लीव्स जो है वो किस तरीके से हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द लीफ एंड हाउ द लीफ हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लीफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है इसको हमने डिस्कस करना है। सो मेजॉरिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है, यानी फोटोसिंथेसिस का ज्यादातर जो प्रोसेस है वो कहां पर होता है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात हो रही है, ठीक है। एक्सटर्नली तो आप लीफ का स्ट्रक्चर जानते हो कि लीफ जो है पतले स्ट्रक्चर्स होते हैं और ऊपर से और नीचे से जो है, ऊपर से जो है थोड़ा सा शाइनी होता है, नीचे के सरफेस थोड़ा सा डल होता है, दैट वी नो। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं।
कि लीव के अंदर जो टॉप का रीजन होता है, अभी मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर लीव का दिखाऊंगा, उसका जो टॉप रीजन होता है वहां पर टॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन टॉल सेल्स को पेलिसैड सेल्स कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कहां पर होता है, वो ज्यादातर पेलिसैड सेल्स में होता है। ठीक है, पेलिसैड सेल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों होता है, इसलिए होता है कि वहां पर बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनर्जी ऑफ सन जो है वो जल्दी वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है क्योंकि वो टॉप पे होती है। तो सन की रोशनी जो है वो लीव के टॉप पे लगती है और टॉप पे लगने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और अंदर फौरन बाद जो है हमारे पास पेलिसैड के सेल्स आते हैं। ये पेलिसैड के सेल्स क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट तो चाहिए नहीं। क्लोरोप्लास्ट तो ठीक है, पेलिसैड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एनर्जी जो है वो जो सन की एनर्जी है वो आ गई आपके पास, सनराइज से, सनलाइट से एनर्जी आ गई और वो एब्जॉर्ब हो गई यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन जो मिनरल्स है और जो वाटर है वो भी जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये मिनरल और वाटर पत्ते में कहां से आते हैं, लीफ में कहां से आते हैं? ये मिनरल्स और वाटर लीफ के अंदर नॉर्मली रूट्स के थ्रू आते हैं, यानी अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होते हैं, जो रूट्स होते हैं उसमें से आते हैं और फिर ये स्टेम में आते हैं एंड फ्रॉम स्टेम इट रीचेस द लीव्स। सो बेसिकली आपने देखा होगा पत्ते के अंदर जो है वेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपने दरमियान में देखे होंगे कि पत्ते के अंदर जो है वेन्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो वेन्स होते हैं, ये वेन्स क्या होते हैं, इन वेन्स के अंदर अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो टिश्यूज क्या करते हैं, ये जमीन में से जो रूट्स होते हैं वो जब वाटर कंडक्ट कर लेते हैं, मिनरल कंडक्ट कर लेते हैं राइट फ्रॉम द रूट, तो रूट से ये स्टेम में पहुंच जाता है, ये वाटर और मिनरल स्टेम में आ जाता है और स्टेम से होते होते ये मिनरल्स और वाटर कहाँ पहुंच जाते हैं, आखिरकार ये लीव्स में पहुंच जाते हैं। सो व्हेन द वाटर एंड मिनरल रीचेस द लीव्स, जब वो पानी और मिनरल जो है वो पत्ते में पहुंच जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट क्लोरोप्लास्ट उस पत्ते के अंदर प्रेजेंट होता है और लाइट जो है वो ऑब्जर्व हो जाती है एटमॉस्फेयर में से, सनलाइट में से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पत्ते में डिफ्यूजन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ जो टाइनी पोर्स होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सारी जो चीजें हैं वो मिल जाती है, यानी क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब हो गई, वाटर और मिनरल जमीन से कंडक्ट हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में से, एयर में से पत्ते के अंदर जो है वो डिफ्यूज हो गई बाय द मींस ऑफ स्टोमेटा के थ्रू चली जाती है। ठीक है, अच्छा, पत्ते के बॉटम साइड पे यानी टॉप साइड पे तो पेलिसैड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो पत्ते का लोअर साइड होता है, जो बॉटम साइड होता है, वहां पर भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स को हम स्पंजी मेसोफिल्स कहते हैं। स्पंजी मेसोफिल्स जो होते हैं ये चूंकि स्पंजी होते हैं, इनके दरमियान स्पेस प्रेजेंट होता है, तो ये वाटर को और गैसेस को इजीली सर्कुलेट होने देता है कि ये इजीली वहां पर सर्कुलेट कर सके। टॉप रीजन पे इजीली सर्कुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत पैक सेल्स होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, उसमें स्पेस नहीं होता दरमियान में, तो एक दूसरे में जो है पेलिसैड सेल के अंदर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इजीली मूव नहीं कर सकता। लेकिन मेसोफिल सेल के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस प्रेजेंट इन देम। इनके अंदर बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है, तो वहां पर इजीली जो है ये चीजें मूव करती है। और जब भी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बन जाता है तो ऑक्सीजन इन मेसोफिल सेल्स के थ्रू होते हुए वो स्टोमेटा में पहुंच जाता है और स्टोमेटा से फिर वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सो हमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिल जाता है और फूड जो है वो प्लांट के अंदर बॉडी में रह जाता है, उसकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी में रह जाता है। आई एम शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको देखते हैं तो डेफिनेटली आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। सो लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। एक डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। ठीक है, ये लीव है, अब यहाँ देखिएगा ये पत्ता है। ठीक है, दिस अ कंप्लीट लीव एंड दिस वन यू कैन सी, ये जो दरमियान में प्रेजेंट होते हैं इनको वेन्स कहते हैं। ठीक है, ये वेन्स है। ये जो पार्ट है इस पार्ट को पिटियोल कहते हैं। ये पिटियोल जो है ये स्टेम के साथ अटैच होता है, यू नो कि दिस इज अटैच विद द स्टेम, ये स्टेम के साथ अटैच होता है। तो रूट्स के जरिए, जो प्लांट का रूट होता है उसके जरिए पानी आ गया स्टेम में और स्टेम के जरिए पानी आ जाता है इस पिटियोल के अंदर। मिनरल और वाटर इस पिटियोल में आ जाते हैं। तो ये पिटियोल इस मिनरल और वाटर को कैरी कर लेता है यहाँ पर इस पत्ते के क्लोरोफिल वाले पार्ट में, ये जो आपको पार्ट नजर आता है इसमें।
अब इस पार्ट में से हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया है, ये स्क्वायर सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये हमने लिया है एक क्रॉस सेक्शन, और इस क्रॉस सेक्शन को हमने माइक्रोस्कोप में रख के देखा है। तो ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शन है जिसको हम माइक्रोस्कोप में रख के देख रहे हैं, ठीक है। इस लीफ को देखें, यहां पर ये इसका कटिकल लेयर है, ये ऊपर वाला, ये जो सबसे टॉप का लेयर होता है लीफ का, ये वो लेयर है, ठीक है। ये शाइनी लेयर होता है, तो ये यहाँ पर वैक्स प्रेजेंट होता है, या यू कैन से कि इसके अंदर जो है वो शाइन इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें वैक्स होता है। अब यहाँ आप देखें, इस लेयर के फौरन बाद हमारे पास ये जो लेयर आ रहा है, ये वाला, ये जो सेल का लेयर आता है, ये टिश्यूज जो है, इन टिश्यूज को पेलिसेड सेल्स कहते हैं या पेलिसेड टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। पेलिसेड मेसोफिल भी कहलाता है। सो यू कैन सी कि ये सेल्स बहुत ज्यादा पैक्ड एक दूसरे के करीब करीब है, बिल्कुल स्पेस नहीं है दरमियान में। सो दे आर वेरी मच क्लोज टू वन अनदर, तो देयर इज नो स्पेस इन, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। तो होता क्या है कि सनलाइट की रोशनी इस टॉप रीजन पे पड़ती है, और इस टॉप रीजन में पड़ने के बाद ये रोशनी एब्जॉर्ब हो जाती है इस लेयर के अंदर, ये जो लेयर होता है इस लेयर में ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो जगह आपको नजर आ रही है, ये वाली जो जगह आपको नजर आ रही है, ये जगह कहलाती है जाइलम और फ्लोएम। दो टाइप के सेल्स है, एक को जाइलम कहते हैं, ये जाइलम है, और ये जो ब्लू कलर के है ये फ्लोएम है। जाइलम का काम क्या है कि ये जमीन में से वाटर और मिनरल को कंडक्ट करके ऊपर वाले पार्ट्स में यानी लीव्स तक लेकर आता है, ठीक है। और फ्लोएम का काम क्या होता है कि जब फूड बन जाए तो फूड बनने के बाद फिर वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर वो फ्लोएम करता है, ठीक है। तो ये जाइलम जो है मिनरल वाटर को ले आता है, ये मिनरल वाटर आ जाता है इस जगह के अंदर, ये जगह कहलाता है स्पंजी मेसोफिल। तो अनलाइक दिस मेसोफिल, यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्पेस, दरमियान में स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पर। तो वाटर हो गया, या इसके अलावा मिनरल्स हो गए, या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन हो गया, वो यहाँ इजीली मूव कर सकता है। तो ये वाटर यहाँ आया और यहाँ से ये वाटर पहुंच जाता है इस मेसोफिल के अंदर, यानी इस पेलिसेड मेसोफिल के अंदर पहुंच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से डिफ्यूज इन होता है, ये जो स्टोमेटा आपको नजर आ रहा है, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ये ओपनिंग्स है, ये स्टोमेटा है, ठीक है, ये स्टोमेटा है। स्टोमा सिंगुलर को कहते हैं, स्टोमेटा प्लूरल को कहते हैं। तो ये स्टोमेटा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन हो जाता है, अंदर चला जाता है और इस पेलिसेड मेसोफिल तक पहुंच जाता है। वाटर भी यहाँ तक पहुंच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ऑक्सीजन सनलाइट जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है, और ग्रीन पिगमेंट जो है, क्लोरोफिल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है दैट टेक प्लेस ओवर हियर, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद जो ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज होता है, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन फिर बाहर निकलता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, अगेन इन स्टोमेटा के जरिए, ये जो ओपनिंग्स होती है इनके जरिए ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, और जो फूड होता है वो फूड चला जाता है इस फ्लोएम के अंदर, ठीक है। और इस फ्लोएम के अंदर जाने के बाद ये फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है विद इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में फिर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है, और जहां जहां इस फूड की जरूरत होती है वहां वहां तक ये फूड पहुंच जाता है, वहां तक इस फूड को स्प्रेड किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दिस इज हाउ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लीफ का ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप देखते हो कि पेलिसेड लेयर है, पेलिसेड लेयर इज द लेयर जहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद इसमें स्पंजी लेयर है, स्पंजी लेयर जो है वो हेल्प करता है क्योंकि उसमें स्पेस होता है, तो वहां पर से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, वाटर चला जाता है, और वो इजीली जो है वो फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली इसमें से हो रहा होता है। स्टोमेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्टोमेटा लीफ के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ओपनिंग्स होती है इन ओपनिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर चला जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जाता है, और जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होता है ना प्लांट के अंदर, वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर भी इन ही स्टोमेटा के जरिए प्लांट की बॉडी से बाहर निकलता है। सो इट मींस दैट the leaf of a plant is playing a vital role in different process, not only in photosynthesis but also in respiration and also in transpiration. तो in different parts के अंदर, in different चीजों के अंदर plant का जो leaf होता है वो अपना important role play करता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी आपका है तो आप इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आपको करना है वो क्वेश्चन करें ताकि आपके टॉपिक जो है वो क्लियर हो। Any question regarding this topic? सर स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो वी नो कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है।
तो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वो इन स्टोमेटा के जरिए लीफ के अंदर आएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा ताकि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाए। लेकिन जब रिस्पायरेशन होती है स्पेशली नाइट के टाइम में, तो नाइट के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर आता है, ठीक है। ऑक्सीजन इसलिए आता है क्योंकि रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होता है और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, और रात के टाइम में प्लांट्स में जो है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। सर एक बार स्पॉन्जी मेसोफिल वापस रिपीट कर देंगे? स्पंजी मेसोफिल्स जो है ये सेल्स होते हैं जो कि पैलिसेड मेसोफिल्स के बाद प्रेजेंट होते हैं, और इनके दरमियान स्पेस प्रेजेंट होते हैं, स्पेसेस प्रेजेंट होती है। तो ये बेसिकली हेल्प करता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स है या कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, उनको इजीली फ्रीली मूव होने, सर्कुलेट होने दें, या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं कि वहां पर स्पेस प्रेजेंट होता है। तो ये जो वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड होता है या ऑक्सीजन होता है, ये इजीली मूव करता है अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन से कि वो जो है इजीली जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी आपने सुना होगा अक्सर औकात के लोग कहते हैं कि रात के टाइम में जो है वो दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? यस। तो ये क्यों कहते हैं? यस सर। सर क्या कार्बन जो वो होते हैं ना, बिकॉज ट्री प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ड्यूरिंग नाइट डाइऑक्साइड सो प्रोड्यूस दैट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और उसकी प्रोडक्शन की वजह ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर रहे होते हैं। तो हमें भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। हम भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस नहीं ले पाते हो आप, ठीक है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। तो अक्सर औकात कहते हैं, लोग कहते हैं कि दरख्तों में जो है जिन भूत होते हैं इसलिए नहीं सोना चाहिए। वो जिन भूत कुछ नहीं होता, वो क्या चीज होती है, वो चीज जो है वो यही होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो ज्यादती हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिससे इंसान का जी सांस सर, रुक रहा वो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिन भूत से नहीं होती। ठीक है। लेक्चर तो सारे रिकॉर्ड होते हैं बेटा, सारे लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं और आपको जो है वो अपलोड होते रहते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? नो। नो सर। टॉपिक इज क्लियर? यस सर। ठीक हो गया, तो यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कोर्स इतना ज्यादा है नहीं हमारा, ठीक है, थोड़ा सा कोर्स है, तो इसलिए आराम आराम से लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा के, ताकि इजीली जो है आपको समझ भी आए और कोर्स भी हमारा इजीली कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा